हेलो गाइस, आज हम रैखिक अवकल समीकरण की बात करेंगे यहाँ पे। क्यों, इससे पहले हमने रैखिक जो अपने अवकल समीकरण होते हैं उनको हल करने की विधियां लगाई थी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। फिर हमारे पास बात की थी समघात अवकल समीकरण किस प्रकार हल होती है, उनके बारे में चर्चा की थी। अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है और उसको किस प्रकार हल किया जाता है इसकी चर्चा करते हैं। तो ये क्या होता है कि रैखिक अवकल समीकरण अपन देखते हैं। तो रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है कि जब किसी अवकल समीकरण में अपने कोई अवकल समीकरण दी हुई होगी तो उस अवकल समीकरण में आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट जैसे एक्स वाई की समीकरण होती है तो हम एक्स के मान रख सकते हैं तो वाई के अपने को प्राप्त होते हैं। तो वाई एक्स पे डिपेंड हो गया तो इसका मतलब यहाँ एक्स कौन हो गया, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर। तो आश्रित चर यानी कि वाई और उसका अवकलज डी बाई डी एक्स प्रथम घात में हो तो वह समीकरण प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे मानक रूप में अपन इसको प्रेजेंट करेंगे तो डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q क्या होंगे, या तो x के फलन होंगे या अचर पद होंगे। तो ये अपने पास एक रैखिक अवकल समीकरण होगी। अब बात आती है कि ये रैखिक अवकल समीकरण है तो इसको हल किस प्रकार किया जाए। तो इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए सर्वप्रथम अपने पास होता है कि जो भी समीकरण दी हुई हो अपने मानक रूप में क्या है, डी बाई डी एक्स, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, गुणांक 1। तो हम सबसे पहले इसके गुणा में कुछ दिया हुआ होगा तो हम उसका भाग लगा के इसका गुणांक इकाई करेंगे, ठीक है। फिर जो अपने मानक रूप होता है उससे दी गई समीकरण की तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद p और q ज्ञात करेंगे कि p और q है क्या अपने पास। p और q ज्ञात होने के बाद हम उसका समाकल गुणांक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर if e की पावर p dx का समाकलन ज्ञात करते हैं। उसका ज्ञात करने के बाद दी गई समीकरण का व्यापक हल प्राप्त करेंगे y डॉट if, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त होगा वो फिर समाकल q डॉट if dx, x के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे प्लस c समाकल नियतांक आएगा। तो फिर अपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो अपने को प्राप्त होगा वो इस रैखिक अवकल समीकरण का हल प्राप्त होगा। तो हम देखो कुछ सवाल लेते हैं और उन सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गाइस देखो अपन एक सवाल लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस 2y एक्स माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि अपने को देखो ये रैखिक अवकल समीकरण दी हुई है या नहीं दी, हम इसको पहले रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करेंगे इसके मानक रूप में और फिर पी क्यू ज्ञात करेंगे, फिर if ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो देखो किस प्रकार करते हैं अपन। आंसर तो सबसे पहले देखो इसका dy अपॉन dx का गुणांक मेरे को 1 करना है। तो 1 करेंगे तो ये जो इसके गुणा में आया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम भाग लगाएंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देने पर, तो इसका भाग देंगे तो अपने पास समीकरण क्या प्राप्त होगी, तो वो देखो अपने पास डी बाई डी एक्स प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट वाई। इस माइनस को मैं उस तरफ ले जाता हूं तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1। तो यहां देखो ये अपने पास x का पद है p और ये q, ये भी x का पद है। तो हम लिख सकते हैं जो कि रैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। जहां अब हम तुलना करेंगे तो p बराबर क्या आ गया देखो, और q बराबर क्या हो गया, तो अपने पास देखो p और q की वैल्यू प्राप्त होगी। तो p और q की वैल्यू प्राप्त होगी तो हम इसका समाकल गुणांक या if ज्ञात कर सकते हैं। तो वो if किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसलिए मैं पहले अलग से p dx निकाल लेता हूं।
जिससे कि अपने को आई एफ निकालने में आसानी हो। तो पी डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखो बट्टे वाले को हम t मान के करते हैं, तो यहाँ पे सीधी सी इसका आंसर आ जाता है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई एफ क्या हो जाएगा e की पावर पी डी एक्स, तो मैं यहाँ पे समाकलन पी डी एक्स का मान रखता हूँ e log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल जो चर घातांकी और log का जो संबंध होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 2। अब बी समीकरण का व्यापक हल क्या होगा। व्यापक हल अपन ने लिखा था y डॉट आई एफ इक्वल टू समाकलन q डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही होता है व्यापक हल। तो इसमें आप वैल्यू पुटअप करते हैं, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q का मान कितना है देखो 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मान आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का c। तो यहां से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बच गया देखो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर समाकलन 4x स्क्वायर डी एक्स प्लस का c। तो यहां से देखो इसमें से वो चीज बच जाएगी, तो हम इसका समाकलन कर सकते हैं y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3x क्यूब प्लस का c। तो मैं यहाँ से y से जो अपने पास वैल्यू है वो उधर भेज देता हूँ, तो y बराबर 4 अपॉन 3x क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 अपॉन, तो ये अपने पास इसका अभीष्ट हल प्राप्त होता है, जो कि तो देखो ये अपने को एक अवकल समीकरण दी थी जिसको अपन रैखिक अवकल समीकरण थी, इसको मानक रूप में परिवर्तित किया और P और Q निकाले। P और Q निकालने के बाद हमने इसका IF ज्ञात किया और IF ज्ञात करने के लिए व्यापक हल निकाला। व्यापक हल निकालने के बाद अपने पास एक सिंप्लीफाई इक्वेशन प्राप्त हुई जो को दी गई अवकल समीकरण का अभीष्ट हल कह सकते हो या जनरल सॉल्यूशन भी कहती है कई किताबें। तो इस प्रकार से अपने पास हल आता है। इसी प्रकार अपन एक सवाल और लेते हैं जिससे कि यह मेथड अपने को क्लियरली समझ में आए। sec x dy upon dx equal to y प्लस sin x। तो यहाँ पे देखो dy by dx का फिर गुणांक आ गया, वो है sec x। तो हम क्या करेंगे sec x का भाग लगा देंगे और मानक रूप में इसको परिवर्तित करेंगे। तो दी गई समीकरण में डी बाई डी एक्स का गुणांक इकाई करने पर क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई के बट्टे में कौन आएगा सेक एक्स प्लस साइन एक्स बटा सेक एक्स। तो हम y की टर्म को इधर ले आते हैं LHS साइड में, तो अपने मानक समीकरण में किस प्रकार तब्दीली होगी dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई कोस एक्स, क्योंकि 1 अपॉन सेक एक्स क्या होता है
cos x, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है, इक्वल टू sin x cos x। sin x और cos x ये गुणा में रहेंगे, तो जो कि रैखिक अवकल समीकरण, जहां पे p का मान क्या है माइनस का cos x, q का मान क्या है sin x डॉट cos x। तो हम यहाँ पे फिर IF ज्ञात करते हैं, तो इसलिए IF क्या है, e की पावर p dx, e की पावर p dx होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से e की पावर माइनस cos x dx। तो हमें पता है cos x का समाकलन क्या होता है sin x, ठीक है। अवकलन में cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, लेकिन समाकलन में cos का पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ये छोटी सी गलती है लेकिन पूरा सवाल खराब कर देती है अपना, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस sin x, समीकरण संख्या 1 अतः दी समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा y डॉट IF इक्वल टू q डॉट IF x के सापेक्ष समाकलन c। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा y डॉट e की पावर माइनस sin x, यहाँ पे q की वैल्यू क्या है sin x डॉट cos x e की पावर माइनस sin x dx प्लस c। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले sin x को t मान लेता हूँ, जिससे कि ये अपने पास इक्वेशन समाकलन में वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाए, तो जिससे अपने को समाकलन में आसानी रहे। तो RHS पद में माना sin x बराबर t, ठीक है। तो sin x बराबर t माना, तो हमारा sin x का क्या होता है cos x dx बराबर dt। प्रतिस्थापन विधि हमने कक्षा 12 में से की है, नहीं तो इससे पहले वाले वीडियो में भी बात की थी। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा y e की पावर माइनस sin x बराबर, यहाँ से cos x और dx तो बन जाएंगे dt में, ये बन गया t और ये, तो अपने पास क्या हो गया t e की पावर माइनस t dt प्लस c। तो यहाँ से फिर हम आइलेट थ्योरम लगाएंगे जो अपने पहले वाली कक्षा में लगाते थे। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा माइनस टी ई की पावर माइनस टी, और इसका आंसर आ गया माइनस टी प्लस का सी। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास क्या होगी माइनस ई की पावर माइनस टी कॉमन आ गया, टी प्लस 1, ठीक है, प्लस का सी। तो यहाँ से हम वैल्यू वापस पुटअप करते हैं, तो माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस का सी। तो हमने क्या किया t को साइन एक्स को क्या माना था t माना था, तो वापस हमने t की वैल्यू पुटअप कर दी। तो यहाँ पे अपने पास देखो क्या प्राप्त हो गया y e की पावर माइनस साइन एक्स। तो हमें केवल y की वैल्यू, तो e की पावर माइनस साइन एक्स का मैं भाग लगा देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो y बराबर ये e की पावर माइनस साइन एक्स, यहाँ से e की पावर माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास माइनस साइन एक्स प्लस 1 और प्लस सी ई की पावर साइन एक्स, जो कि अपना अभिष्ट हल
होता है या व्यापक हल होता है या जनरल सॉल्यूशन होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो ये अपने दी गई समीकरण का इस प्रकार से हल प्राप्त होगा। तो ये किस प्रकार प्राप्त हुआ देखो, तो अपने को एक अवकल समीकरण दी गई थी जिसका dy/dx का गुणांक हमने इकाई किया, इकाई करने पे अपने को एक रैखिक अवकल समीकरण जो मानक रूप है वो प्राप्त हुआ, जहाँ पे p और q के मान ज्ञात किए। उसके बाद हमने उससे IF ज्ञात किया और IF ज्ञात करने के बाद व्यापक समीकरण व्यापक हल निकाला और व्यापक हल से अपने पास एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन प्राप्त हुआ इसका। इसी प्रकार हम एक सवाल और लेते हैं जिससे कि तो देखो ये देखो यहाँ पे देखो अपने dy/dx का गुणांक इकाई दिया हुआ है पहले से, यानी कि ये रैखिक अवकल समीकरण ही दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, दी गई समीकरण क्या है, dy/dx प्लस y tan x इक्वल टू sec x, जो कि रैखिक अवकल समीकरण है। तो रैखिक अवकल समीकरण है जहां पे p क्या दे रखा है tan x, q क्या है sec x। तो p और q है तो इसलिए p dx tan x dx। तो tan x dx अपने पास क्या हो जाता है, तो ये होता है माइनस log cos x कह दो इसको या फिर log sec x, क्योंकि cos x को अपन 1/x लिख सकते हैं और 1/x क्या होता है sec x हो जाता है, क्योंकि अभी अपन पहले वाले सवाल में बात की थी कि sec x और cos x हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो अब IF क्या हो जाएगा e की पावर p dx, तो e की पावर log sec x, तो अपने पास क्या जाएगा sec x, समीकरण 2। ये अपने पास IF हो गया। अतः दी समीकरण का व्यापक हल, तो इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा y.IF बराबर q.IF dx प्लस c। तो यहां से क्या होगा देखो y.sec x, क्योंकि IF अपने पास sec x है समीकरण 2 में, q क्या है sec x, IF भी क्या है sec x dx प्लस c। तो अपने पास हो गया y.sec x और यहां से हो गया sec स्क्वायर x dx प्लस c। तो इस प्रकार देखो sec स्क्वायर x, तो हमें पता है sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x प्लस c। तो ये sec x का होता है, तो हम अब इसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा y tan क्या होता है, मैं लिख देता हूं tan x बटा sec x प्लस का c अपॉन sec x, क्योंकि जो y का गुणांक था उसको मैंने डिवाइड में भेज दिया। तो यहाँ y tan क्या होता है sin x बटा cos x और sec x होता है cos x। तो cos x से cos x कट जाएगा, अपने पास क्या बच गया sin x और प्लस का c डॉट cos x, जो कि अपने पास इसका जनरल सॉल्यूशन है।
तो इस प्रकार से अपने पास इसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो देखो ये एक अपने पहले से रैखिक अवकल समीकरण दी हुई थी, इसको कोई अपन ने चेंजमेंट नहीं करना पड़ा, कोई इकाई गुणांक, क्योंकि पहले से इकाई गुणांक दे रखा था। तो पहले से इकाई गुणांक दे रखा था तो हमने पी और क्यू निकाल लिए। पी और क्यू निकालने के बाद आईएफ आ गया, आईएफ आने के बाद समाकलन किया तो अपने पास एक व्यापक सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन आ गया, जो अपने दी गई समीकरण का व्यापक हल है। इससे आगे के कुछ सवाल और होंगे जो अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं।